हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव समझने से पहले हम लोग देख लें कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड ना करे, यानी वो क्वांटिटी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड ना करें, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। जैसे टेम्परेचर है, डेंसिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, सरफेस टेंशन है। देखिए, एक बूंद का भी टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और एक बकेट ऑफ वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो होगा वो एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती, यानी इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बोला मैंने कि एक सिंगल ड्रॉप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और बकेट ऑफ वाटर का भी हो सकता है। एक ड्रॉप हनी है, उसका की जो डेंसिटी हो सकती है वो जो होता है, एक पूरा शीशी ले ले अगर हनी की, तो उसकी भी डेंसिटी जो होती है वो सेम हो सकती है। यानी ड्रॉप का और जो पूरा एक शीशी है हनी का, उन दोनों की डेंसिटी जो होती है वो सेम हो सकती है। हनी का जो पूरी शीशी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक ड्रॉप का भी वही कॉन्सेंट्रेशन होगा जो पूरी शीशी हनी का होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करे, जैसे मास है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, फ्री एनर्जी है। देखिए, अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ेगा तो मास बढ़ जाएगा, अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर घटेगा तो मास भी घट जाएगा, अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर घटता है तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। तो इसका मतलब मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ये सारी क्या होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्लियर हुआ बच्चों। अगला देखो, आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। उस पर लिखा है प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा तो प्रॉपर्टी ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। तो अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है वो चार टाइप की होती है। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, जो पहला है रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, इसमें हम ऐसे बताएंगे कि वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाएगा। अभी हम आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं। वेपर प्रेशर में जो कमी आएगी उसको कहेंगे रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होता है उसको कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगा उसको कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की होंगी। वेपर प्रेशर में होने वाली कमी, बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला इंक्रीमेंट, फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला जो है डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों टाइप मिलाकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनती है। तो चलिए, पहला हम ऑस्मोटिक प्रेशर के वेपर प्रेशर के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है और फिर उसमें डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर के मॉलिक्यूल जो प्रेशर बनाते हैं, आप कोई भी कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में आपने वाटर को या किसी भी लिक्विड को आप बॉयल करें, तो बॉयल करने पर जो वेपर बनेगी, और जब वेपर बनेगी तो वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को वेपर प्रेशर कहा जाएगा। यानी प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑफ लिक्विड, यानी किसी भी लिक्विड की वेपर जो प्रेशर बनाएगी उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। तो देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का कम होगा तो बहुत ज़्यादा से मॉलिक्यूल जो होंगे वो एस्केप कर जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसके कारण ही वेपर का मॉलिक्यूल स्केप करेगा या कम स्केप करेगा, ये डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। भाई, आप अगर जो है टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से बॉयल होगा, अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो लिक्विड धीमे धीमे बॉयल होगा। तो देखिए, अगर लिक्विड धीमे बॉयल होगा तो वेपर मॉलिक्यूल भी कम बनेंगे और धीरे धीरे बनेंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर भी तेज़ी से बनेगी। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर के मॉलिक्यूल जो प्रेशर बनाते हैं उसको वेपर प्रेशर कहा जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा, मान लिया कि जो है मैंने वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम उसमें कोई बाहर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे, जैसे मैंने उसमें नमक मिला दिया या शुगर मिला दिया, तो मिलाने पर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अगर हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो मिलाने पर जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आने वाले वेपर मॉलिक्यूल्स की नंबर जो होगी वो घट जाएगी, क्योंकि सल्यूट मिला देने पर कुछ वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे ही रुक जाएंगे, क्योंकि वो सल्यूट के साथ नीचे रहेंगे। तो ऊपर आने वाले वेपर मॉलिक्यूल्स की नंबर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखिए अगर हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट मान लें और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो पी मान लें, तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो जब डिप्रेशन निकालेंगे तो पी नॉट में से पी माइनस कर देंगे, इसका मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा देंगे। तो घटाने पर जो आंसर आएगा वही तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। अब देखिए अगर पार्टिकल का नंबर बढ़ता है, अभी मैंने बताया कि रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दें, यानी हम ऊपर से और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, तो ऐड करने पर ये डिप्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर पार्टिकल्स के नंबर हम कम मिलाएंगे तो डिप्रेशन कम होगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। अगर पार्टिकल्स के नंबर ज़्यादा तो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर ज़्यादा, अगर पार्टिकल के नंबर कम तो डिप्रेशन भी कम होगा। तो देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे पी नॉट माइनस का पी, जहाँ पी नॉट जो होगा वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिखा रहा होगा और जो पी होगा वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिखा रहा होगा। पी नॉट माइनस पी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चाई सॉल्यूट के। ठीक है, आपको नोट्स में सब मिल चुका होगा, आप नोट्स के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा, मैंने सिर्फ अभी इसको कॉपी पर पढ़ाया है। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखिए पी नॉट माइनस का पी लिया, इसका मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से हमने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर दिया और जो आंसर आया उसको सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से फिर डिवाइड लगा दिया। तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ये कहलाएगी रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काई सॉल्यूट के। इसका मतलब अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और ये रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर को बताता है। और देखिए ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है ये फार्मूला राउल्ट्स लॉ को दिखाता है कि रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई सॉल्यूट, ये रिप्रेजेंट करता है राउल्ट्स लॉ को। एक बार फिर से समझ लें, जो ऊपर का पी नॉट माइनस पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, और अगर हम पी नॉट से डिवाइड लगा दें तो ये रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। और दोनों ही चीज़ें काई सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसका मतलब रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ठीक है, तब उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होता है उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। जब हम किसी सॉल्वेंट में बाहर से सॉल्यूट मिलाएंगे, मिलाने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होता है वही क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, आप वाटर लीजिए, वाटर में जो है वाटर का आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप उसमें बाहर से जो है शुगर मिला दीजिए या सॉल्ट मिला दीजिए, तो सॉल्ट या शुगर मिलाने पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो अब 100 ना होकर 101 हो जाएगा या 100.001 हो जाएगा। मतलब कुछ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 100 नहीं होगा, 100 से कुछ ज़्यादा होगा। तो जो ये बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया है यही क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, इसी को जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कहा जाएगा। अब देखिए ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल पर। इसका मतलब नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल अगर बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ने पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आपने सॉल्यूट बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा, आपने सॉल्यूट घटाया, बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में।